नमस्कार, स्वागत है आपका। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, तो नॉक नॉक, दिस इज द टाइम टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्योंकि जब तक आप लाइफ में कुछ चैलेंजेस नहीं लेने वाले हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करने वाले हैं, कुछ चॉइसेस नहीं बनाने वाले हैं, तो आपको लाइफ का जो एक्चुअल मीनिंग है उसे एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलने वाला है। और अगर आपके अंदर टैलेंट भी है, फिर भी आपको चॉइसेस बनाने की ज़रूरत है, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अगर कोई कहता है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट है, तो मैं आपको बता दूं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना होता है। हार्ड वर्क का मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। और अगर आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी देखें, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप समझ पाएंगे कि कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो इसी तरीके से आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा करना है, लाइफ को सारे डायमेंशंस एक्सप्लोर करने हैं, तो आपको उस कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर बहुत आगे गए हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में हासिल करी हैं, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं और इन फेलियर से बहुत कुछ सीखा भी है। और उन्हीं फेलियर्स से आज आप सीखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं हमारे नए गेस्ट मिस्टर रवि भाटी। तो भाई जी आप सीआईएसएफ में कमांडेंट हैं, राइट? राइट। परफेक्ट। तो कमांडेंट की पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपने काफी मेहनत करी है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और कमांडेंट की पोस्ट पर पहुंचने के लिए कोई मेहनत नहीं की मैंने। कोई मेहनत नहीं करी है? ये तो बाई लक मिल गई। अच्छा, तो फिर मतलब Yes, कैसी, yes, yes. मैं जब जर्नी जानना चाह रहा हूँ आपकी कि यहाँ तक की जर्नी कैसी रही? आप गांव से और जहां अभी बैठे हैं, तो हाउ वाज योर जर्नी बेसिकली? जर्नी वाज फेबुलस, अनइमेजिनेबल। गांव में तो क्या था कि हम्म आई स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल इन छायसा। हम्म फिर उसके बाद क्या हुआ कि गांव में साइंस के टीचर नहीं थे। हम लोगों ने नॉन मेडिकल ली, मैं और मेरे एक सहपाठी थे साथ में। और रिकॉर्ड उसका राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का उतना अच्छा नहीं था, टीचर ही नहीं था तो रिकॉर्ड क्या। तो हमसे पहले वाला जो बैच था, फर्स्ट टाइम उन्होंने साइंस ली थी, 7 पर्सनल उस बैच में शामिल थे जो हमारे सीनियर। वो सातों के सातों फेल हो गए एक्चुअली। अच्छा। और जस्ट बिकॉज ऑफ टीचर वाज नॉट देयर। कोई टीचर ही नहीं था गांव में, कोई कंसर्न ही नहीं है लोगों को। पहली बार साइंस आई गांव में, 12वीं तक का स्कूल अपग्रेड हुआ और सरपंच को कोई लेना देना नहीं, मेंबर्स को कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं। और हमारे कंधों पे जिम्मेदारी गांव की। लोग बोलते थे भाई बड़े होनहार बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, तो इनको कुछ करना चाहिए। और हमको भी लगता था कि भाई हमको भी कुछ करना चाहिए। पहला ही बैच था साइंस का आपका, ये कह रहे हैं? पहला ही बैच साइंस का, बल्कि बस हमसे पहले एक बैच को साइंस मिला था। अच्छा। और तो सातों फेल हो गए। तो उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड पे चल रहा था, भाई क्या होगा। 10वीं तो पास कर ली किसी ना किसी तरीके से, और टीचर भी बड़े अच्छे थे। अब मैं आपको 2 टीचरों के नाम उसमें आना चाहिए। देखो, बिना गुरु के तो आपकी सफलता 0 है, और जब तक आप गुरु का नाम नहीं लाएंगे आप जो है कामयाब होने का अधिकारी नहीं है। तो पहले गुरु जो हमें प्री प्राइमरी में जो हमें मिले, श्री तेजपाल सिंह जी मास्टर जी बोलते हैं उनको, वैसे उनको फूला मास्टर जी भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ही वाज वेरी एनर्जेटिक, वेरी ब्रिलियंट टीचर। टीचर की भी क्लासेस होती हैं, तो उन क्लास में वो राष्ट्रपति अवार्डी क्लास के टीचर थे। अच्छा। उनसे जो ज्ञान मिला वो इतना अच्छा ज्ञान था कि ऐसा ज्ञान शायद ही कभी फ्यूचर में मिले किसी टीचर से। दूसरी बार जब हम क्योंकि हमारे झांसा गांव में क्या है कि प्री प्राइमरी स्कूल अलग है गवर्नमेंट स्कूल में, और प्री प्राइमरी के बाद हम 6th स्टैंडर्ड से एक दूसरे स्कूल में जाते हैं, वो भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उसको बोलते हैं। तो वहां गए तो वहां पर टीचर नहीं। जिस साल हम लोग गए इन 6th क्लास, तो हमारी इरोनी देखिए कि उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा था। टीचर्स सिटी सेंट्रिक हो रहे थे, एचआरए वगैरह का इंट्रोडक्शन हो गया था, आई डोंट नो क्या हुआ। सारे टीचर जब हम 6th क्लास में प्रमोट होके गए,
ऑल ऑफ ए सडन ऑल टीचर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सिटी। ओके। और सिटी से वो टीचर्स छायसा गांव में आए जो आना ही नहीं चाहते थे या जिनकी लिंक नहीं था, क्योंकि जिनके लिंक थे वो ऑलरेडी अपना सेटल करके बैठ गए सिटी। बिल्कुल बिल्कुल। टीचर तो जिनके लिंक नहीं थे और टीचर की जो क्वालिटी में सबसे निकृष्ट क्वालिटी के टीचर, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर उस टाइम पे हम लोगों को अवेलेबल हुए। उसमें से भी देखिए हमारे पास कौन टीचर आया। हमारे पास एक हिंदी की टीचर आई, ठीक है, हमारे पास एक संस्कृत के टीचर आए, हमारे पास जो है एक और टीचर आए, इंग्लिश के टीचर आए, ठीक है। और हमें याद है आज भी कि जो हमसे पहले वाले जो टीचर थे जो वहां पर अवेलेबल थे, दे आर फार एक्सीलेंस, वो बहुत अच्छे टीचर गिने जाते थे उस टाइम पे। हमको जब हम 5th क्लास में पढ़ते थे और हमको लोग जो बताते थे ना कि 6th क्लास में भाई इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं और अच्छे अच्छे रिजल्ट वो दे रहे थे वो लोग, बट अचानक से वो सारे के सारे सिटी में ट्रांसफर हो जाना, फिर सिटी से एक निकृष्ट क्वालिटी, या बोल दीजिए गुरुओं के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अस, वो विलेज में इंटरेस्टेड नहीं थे। और दूसरा डेफिशिएंट टीचिंग का गैप हो गया, 3 टीचर आए गए 20, तो 17 टीचर का गैप हो गया, गैप हो गया। अब आप बताइए हमारे पास जब हम 6th क्लास में जाते हैं और आपके पास ना तो मैथमेटिक्स का कोई अच्छा टीचर है आपके पास, ना आपके पास साइंस का कोई बहुत क्वालिटेटिव टीचर है, लैब टेक्नीशियन जा चुके थे, लैब असिस्टेंट जा चुके थे, बहुत अच्छी लैब हुआ करती थी छायसा गांव में, आपको तो याद नहीं है, आप बहुत छोटे रहे होंगे उस टाइम। हाँ जी बिल्कुल। हमने सीनियरों से देखा था या हमने सुना भी था, इतनी अच्छी लैब, एग्जाम्पलरी लैब छायसा गांव में हरियाणा सरकार ने उस टाइम पे एस्टेब्लिश करके दी हुई थी, और जो पुराने टीचर थे वो उसको रन कर रहे थे, ठीक है। और जब हम पहुंचते हैं 6th क्लास में, ना वो लैब रहती है, ना लैब के आइटम रहते हैं, ना टीचर इंटरेस्टेड रहते हैं लैब में, दूसरा साइंस के टीचर ही नहीं, मैथमेटिक्स का टीचर नहीं, अब आपको पढ़ाएगा कौन? आप क्या पढ़ रहे हो फिर उधर? हिंदी पढ़ने के लिए हम लोग गए थे उधर, हम संस्कृत पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसका यूटिलाइजेशन हमारे पास था ही नहीं। और फिर अचानक से हमारे ऊपर जो है, हमने 8th क्लास की, 9th क्लास की, हमारे पास टीचर नहीं थे, मैथमेटिक्स का गांव में टीचर नहीं था। बड़े दुख का विषय है, ये कहने की बात है, गांव में मैथमेटिक्स का टीचर नहीं था, तो ट्यूशन कहाँ जाते? बड़ी अब देखिए इसमें भी जब भगवान कई रास्ते बंद कर देता तो एक खोलता भी है, तो उसी समय हमारे पास एक और टीचर का इंट्रोडक्शन हुआ उस टाइम पे, महेंद्र सिंह मास्टर जी, उनको अंधे मास्टर जी के नाम से भी जान जाते हैं। अच्छा। ब्लाइंड थे बेचारे, बट ही वाज फार एक्सीलेंस, तो ब्लाइंड होने के बावजूद भी वो हमें इंग्लिश, हालांकि वो इंग्लिश टीचर थे, अच्छा, बट वो हमें एसएसटी भी पढ़ाते थे, क्योंकि टीचर नहीं थे ही नहीं। तो और हद तो ये है कि सर हमें मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे। अच्छा, ग्रेट थिंग, उनके माध्यम से हम लोग इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, हम लोग एसएसटी भी पढ़ रहे हैं, और वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और उन्हीं का ही आशीर्वाद है कि हम 6th क्लास से 10th क्लास तक बिना रोक टोक, हाँ ठीक है, हमें क्वालिटेटिव उतना अच्छा नहीं मिल पाया, बट हमें इंग्लिश बहुत क्वालिटी की मिली, क्योंकि ही वाज ए क्लास टीचर इन इंग्लिश। और हम उनकी इंग्लिश के दम पर बोल सकते हैं कि हमें कोई जो है मार्क नहीं दे सकता है इंग्लिश में, ग्रामेटिकली वी आर वेरी स्ट्रांग। दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। तो एक वो दौर आया, और 10th तक हम पहुंचे, हमसे एक सीनियर बैच फेल हो चुका था साइंस में, और फिर हमारे कंधों पे जिम्मेदारी, तो हमने 11वीं में एडमिशन ले तो लिया, टीचर नहीं था। एक मैथमेटिक्स के टीचर आते थे, वो 6 महीने के लिए एक्सीडेंट में चले गए, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, अब पढ़े कैसे? फिजिक्स वाले आते थे तो हिंदी नहीं पढ़ाते थे, हमें तो समझ में नहीं आता था, क्योंकि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गए थे, तो हमारे पास ऐसी कॉपी खराब थी, तो कुछ समझ में नहीं आता था। मोमेंटम क्या होता है, क्वांटम क्या होता है, और आर में कुछ भी समझ में नहीं आया। 11th क्लास एक तरह से हमारी जीरो थी, और वही एक बेस क्लास होती है आपको फ्यूचर में बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम लिटरली बोलते हैं कि 11th क्लास में हमने कुछ नहीं पढ़ा, जो हमारा बेस था वो बिगड़ चुका था। 12th हमें पास करनी थी, तो हम 2 ही लोगों ने साइंस ली थी, बल्कि 3 लोग थे, मैं था और एक सतपाल जो भी कैप्टन है, और एक हमारी सहपाठी थी
मंजू, जो कि अभी उन्होंने भी बहुत अच्छी एजुकेशन आगे ली चल के, और MSc तक भी किया है उन्होंने। तो हम 3 लोग थे, अब तीनों ही हम लोगों को जाना पड़ा। हम लोग, फिर मैं पलवल चला गया पढ़ने के लिए और सतपाल मोहना चला गया पढ़ने के लिए। 11th के बाद से बात कर रहे हैं आप? हाँ, 11th 12th में हम गए थे। क्या पढ़ते, कुछ था ही नहीं, फेल हो जाते। तो हमारी मजबूरी थी हम लोगों को इधर उधर भागना था। तो एक बहुत बड़ा, देखो वो एक टर्निंग पॉइंट, जब आपका बेस बन रहा होता है और आपका बेस नहीं बनता है, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, साइंस पढ़ना होता है 6th क्लास से। अब आप देखिए, जिन स्टूडेंट्स का मैथ 6th क्लास से लेके और 11th क्लास तक बिगड़ जाता है, ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको वापस रिगेन करा सकती। और क्योंकि हम लोग, भगवान ने शायद बुद्धि अच्छी दी थी, या हमको डायरेक्शन अच्छे थे, या कुछ भी कह लीजिए उसको, तो हम लोग निकल गए। हम लोग निकल गए कि मतलब कि हम लोगों ने कोप अप किया उस डेफिशिएंसी को 12वीं में हमने कोप अप किया। बट जो कि बेस था वो हमारा कभी स्ट्रांग हो ही नहीं पाया, और उसकी वजह से हमने कभी इंजीनियरिंग का एग्जाम ही नहीं दिया। लिटरली वी वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू appear in any engineering exam because हमारा बेस 0 था। 12th में आपको टीचर अच्छे मिल गए थे? बस 12th क्लास में भी हम ये नहीं कह सकते टीचर अच्छे मिले, बट प्राइवेट स्कूल चले गए थे हम लोग। प्राइवेट स्कूलों में मार मार के बाबा कहलाते हैं, तो हमने मार मार के बाबा कहना सीखा अपने कर, ठीक है, क्योंकि बुद्धि से हम बहुत तेज थे। एक हमारा एक और बैचमेट था, आपका याद दिला दूं, मुकेश करके हैं, बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बट उनके साथ भी वैसा ही रहा। 6th क्लास से 10th क्लास तक, 11th क्लास तक हमारे पास कोई टीचर नहीं, कुछ नहीं। उनके साथ और वर्ष था कि उसी दौर में उनके माता पिता भी नहीं रहे साथ में, तो वो भी डिस्टर्ब हो गए, वरना ही वॉज ए जीनियस क्लास। आगे चल के बहुत अच्छा कर सकते थे, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर सकते थे मुकेश भी, बट बाद में उन्होंने भी अपने आप को हमारी तरह ही संभाला, और बाद में वो अभी एक बहुत अच्छे कलाकार के रूप में गांव में भी एस्टैब्लिश हैं, आप लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं। सो ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमारी क्लास का जो है सक्सेस रेशो कम हो गया। जहां हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट्स पढ़ते थे हम लोग, मुझे अभी याद है 60 की, क्योंकि मैं मॉनिटर हुआ करता था, रिपोर्टिंग लगती थी 60 स्टूडेंट्स, और 60 स्टूडेंट्स में से हम सिर्फ 4 ही लोग अभी कामयाब हो पाए। बाकी तो हमारे बेचारे गांव में ही कोई दुकान खोल के बैठा है। कुछ कारण सिर्फ एक ही था, हमारे क्वालिटी टीचर नहीं थे। माता पिता उतने अवेयर नहीं थे, सरपंचों को कोई लेना देना नहीं था, गांव की पॉलिटिक्स को कोई लेना देना नहीं था। तो मैं गांव के लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भाई आप देखिए कि बेस कहाँ बिगड़ रहा है बच्चे का, आप कोशिश कीजिए, आप जानने की कोशिश ही नहीं करते, आप टीचर के पास ही नहीं जाते, आप स्कूल में विजिट ही नहीं करते हैं, कुछ होता ही नहीं है। मतलब गांव के लोग इतने अवेयर ही नहीं कि हमारा बच्चा, उन्होंने सोचा कि मैंने फीस भर रहा हूँ तो मैंने सारा काम कर दिया। अरे मैं फीस तो भरे, पर ये तो देखो कि टीचर है भी कि नहीं है, बच्चा किस क्वालिटी एजुकेशन ले रहा है, लैब है कि नहीं है, ये तो देखिए आप। इतनी अवेयरनेस एटलीस्ट जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो वहां पे सत्ताधारी हैं, उनको उनको आप कितना भी समझा लीजिए, अपने पेरेंट्स को या अगल बगल के पड़ोसियों को, सो कॉल्ड पॉलिटिक्स को, सो कॉल्ड सरपंचों को कितना भी समझा लीजिए, उनको कोई लेना देना नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनकी समझ में आता भी नहीं, और वो डर के कारण टीचर के पास जाना भी नहीं चाहते, कहीं हमें ना धमकाने लगे। क्योंकि टीचर भी क्या करते हैं, वो भी जो है नमूने होते हैं एक नंबर के, वो उल्टा धमका देते हैं पेरेंट्स को, ताकि जो है वो वापस जाके कभी टीचर क्या कर रहे हैं पूछ ना ले। और टीचर क्या करते हैं, टीचर आएंगे, रजिस्टर में एंट्री करेंगे और भाग जाएंगे, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। टीचर जो है दूध का कारोबार करते हैं, टीचर जो है बड़े बड़े जो है और दूसरे धंधों में इन्वॉल्व है। तो टीचर पढ़ाते नहीं है, टीचर धंधे करते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक अभी आज के टाइम में गवर्नमेंट स्कूलों में मैं देखने को मिल रहा है, और कोई भी अवेयर नहीं है। उसका खामियाजा देखो हम इसलिए नहीं भुगत पाए क्योंकि हम जीनियस क्लास से बोल सकते हो आप, या हमें 2 टीचर अच्छे मिल गए, लेकिन वो टीचर तो सबके लिए ही थे। यस प्लीज, कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि वो टीचर तो सबके लिए ही थे, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं आपके लिए थे वो टीचर आपकी क्लास में?
बट मेंटल लेवल, हर किसी का आईक्यू लेवल एक जैसा अलग अलग होता है। हाँ जी, हाँ बट मैं जी। ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर हमारे पास जो 17 डेफिशिएंट टीचर थे, जो 17 लोग और आने थे टीचर जो नहीं थे, अगर वो और होते तो हो सकता है कुछ आर्ट में हमें अच्छे बच्चे मिल जाते, हो सकता है हमें कुछ और साइंस में बच्चे आगे बढ़ जाते, क्योंकि मुझे आज भी याद है कुछ बच्चे बहुत एग्जाम्पलरी थे पढ़ने में। जैसे मैं अभी आपको नाम याद दिलाऊं, एक सुरेंद्र हमारे साथ पढ़ते थे, बड़े सिंसियर लड़का थे, आप ही के घरों से संबंधित है ना, और बहुत सिंसियर था, ही वाज वेरी सिंसियर, और बहुत स्पोर्टी भी था, स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा था वो सुरेंद्र जो है। दूसरा एक अशोक हुआ करते थे, सावटी से पढ़ने आते थे, वो भी क्लास लड़का था, सिंसियर था, और मेरिटोरियस नहीं कहोगे बट 60% से अबव क्लास फर्स्ट वाला था। और एक हमारे साथ पंजाबियों के लड़के भी पढ़ते थे, दे आर जैम ऑफ क्लास, वो भी बहुत अच्छी क्लास के लड़के थे। कुछ हमारे साथ जो है, आप उनको SC ST समाज बोल लीजिए या हरिजन समाज के लड़के बोल लीजिए, उनकी क्लास मतलब वो भी बहुत अच्छे लड़के थे, बहुत अच्छा खेलना जानते थे। अच्छा एक और बात बताऊं, उससे पहले जब हम 6th क्लास में नहीं थे, नहीं पहुंचे थे, तो बहुत अच्छा एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स भी हुआ करता था हमारे गांव में, बहुत फेमस भी था गांव, स्पोर्ट्स के मामले में भी फेमस था। बट स्पोर्ट्स टीचर भी आउट होके ऐसे स्पोर्ट्स टीचर आ गए जो गांव में शराब पीते थे। गांव में उनके दोस्त कौन थे? शराबी थे, पूरा गांव शराबी, उन्हीं शराबी टीचरों के पास बैठ जाता था, तो उनका कोई लेना देना नहीं था स्पोर्ट्स एक्टिविटी से। तो ये बच्चे जो स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकते थे, वो उन्होंने वैसे खत्म हो गए क्योंकि टीचर ही नहीं रहे थे और खराब टीचर आ गए। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, टीचर होने से बहुत फायदे ये नहीं होते कि जो ब्रिलियंट लड़के हैं उन्हीं को कोई बेनिफिट होता है, ब्रिलियंटों ने तो अपना रास्ता बनाना ही है, कैसे ना कैसे बना ही लेते हैं, ठीक है। बट जो ब्रिलियंट से अलग होते हैं, बट वो क्लास होते हैं, क्लास A भी होते हैं, क्लास B भी होते हैं, उनको भी कैरियर बनाना होता है। राइट, अपने देखो, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं अब सुरेंद्र को देखता हूँ, ठीक है, मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि वो मेरा बड़ा अजीज भी था, बड़ा अच्छा मित्र भी था, बट उसको सरकारी जॉब में जाना था, चाहिए था, बट वो नहीं जा पाया, उसके ऊपर फैमिली प्रेशर भी बहुत हो गया, तो अब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता है मुझे, है ना। हम लोगों से भी मिलता है तो हो सकता है कि उसको वो फीलिंग आती हो, भाई मैं भी कर सकता, और उसमें उसकी कोई गलती नहीं, ही वाज पार एक्सीलेंस। मैं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से भी मैं बताता हूँ, खाली सतपाल, रवि, मुकेश, यही ट्रायो बहुत अच्छे नहीं थे, हम ट्रायो के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे जिनको बहुत अच्छा करना था पर नहीं कर पाए, ठीक है। और वो दौर कैसा था? वो दौर देखो, हम लोगों को हरियाणा में वैसे काउंट किया नहीं जाता है, हम हरियाणा में काउंट होते ही नहीं, एक बहुत गंदी पॉलिटिक्स हरियाणा में चलती है, कि हमको वो समझते ही नहीं कि हरियाणा में शामिल है। फिर वो क्या है कि MLAs के थ्रू नौकरियां लगती थी पहले, एक भी नौकरी जो है कंपटीशन बेस्ड नहीं थी। अच्छा, अब बताइएगा, आप हरियाणा में कंपटीशन में शामिल हो और आप कंपटीशन में कामयाब ना हो पाए, और आपको पता चले गधा लग गया, तो गधा कैसे लग गया? गधा MLA के लिंक से लग गया, उससे लग गया, उससे लग गया, और जो एक्सीलेंस थे, जो क्लास थे, वो रह गए। तो अब उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पे पड़ता है, वो नशाखोरी में चला जाता है, वो रास्ता भटक जाता है, बड़ा दुख होता है इन सब चीजों को देख के। और बाद में फिर उनसे जब आप बात करते हैं ना, तो वो फिर बड़ी अजीब सी बात करते हैं, वो आत्मीयता से मिल नहीं पाते, ठीक है। बट उनका वो हक था जो हमने या समाज ने उनसे छीना है, और मैं पूरे गांव को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा। तो जो नेसेसरी रिसोर्सेज होने चाहिए थे इनिशियल लेवल पे बच्चों के लिए, आपके लिए क्लास 12th तक वो ना होने की वजह से काफी सारे आपके ऐसे साथी थे जो बहुत पीछे रह गए, कुछ करना चाहते थे लाइफ में लेकिन कर नहीं पाए, ठीक है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि 12th के बाद मतलब आप नहीं समझते थे कि आप इतने कॉम्पिटेंट इनफ है कि आप IIT में जाने की सोचें, या आप इंजीनियरिंग का कोई एग्जाम देने की सोचें। ऑफ कोर्स, हमें को बताने वाला नहीं था IIT भी कुछ होता है, गाइडेंस नहीं थी प्रॉपर। IIT I came to know when I entered in Jawaharlal Nehru College and pursuing my BSc। ठीक है, BSc फिर आपने चाहिए था भाई, आपको जीनियस ब्रेन मिला, और आपको डेडिकेशन, आपको मेहनत करने वाला ब्रेन मिला, शरीर मिला, और आपका ड्रीम होना चाहिए था मुझे बट IIT के बारे में गांव में ना कोई चर्चा है, ना कोई बात करता है, ना मैथमेटिक्स है, ना साइंस है, ना टीचरों को कुछ ज्ञान है, ना पेरेंट्स को कुछ ज्ञान है, बच्चा के हवा में ज्ञान लेके आए हैं।
सही बात है, प्रॉपर गाइडेंस का कोई माहौल इवन आपको ग्रेजुएशन तक नहीं मिला वहां पे। तो कैसे फिर आगे नहीं मिला ग्रेजुएशन कोई में जब माहौल। आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद की फिर जर्नी कैसे रही? देखो ग्रेजुएशन में हमने एडमिशन लिया नहीं, हमें जबरदस्ती लेवाया गया। एक्चुअल में हम लोगों को तो इंजीनियरिंग करनी थी, अच्छा। क्योंकि हमने तो साइंस से 12th की थी। हाँ हाँ पर हाँ। हमको जब कोई ऑप्शन नहीं दिखा, अंधकार दिखा, जॉब के कोई चांसेस नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हरियाणा में इतना ज्यादा, आप जॉब जा ही नहीं सकते, है ना। तो फिर हमें क्या दिखेगा, फिर हमें हमारे नाना जी ने हमें बताया कि भाई अब तो बीएससी तो नहीं, मतलब इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो, तो ग्रेजुएशन कर लो। अब ग्रेजुएशन में भी हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम कोई बहुत अच्छे कॉलेज में चले जाएं, ठीक है। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम जो है अग्रवाल कॉलेज में भी एडमिशन ले ले, इतना भी पैसा नहीं। हम जो है डीएवी कॉलेज में भी एडमिशन ले ले, इतना भी पैसा नहीं था, ठीक है। और आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ, नाइदर अग्रवाल कॉलेज नॉर डीएवी कॉलेज वो किसी भी काम के नहीं है। उसमें एडमिशन लेना सबसे बड़ी बेवकूफी है अगर कोई लेगा। कुछ रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है, सिर्फ एकेडमिक है, किताबें हैं, आप उनको बाहर के टीचर से भी पढ़ सकते हो और कॉलेज में जाके टीचर से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है, एक्सपीरियंस लेना है, देखो हमारा ये भी कभी बताया ही नहीं गया कि भाई आपके इतने अच्छे परसेंटेज हैं, आप दिल्ली में भी जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। किसी ने बताया ही नहीं। और उस टाइम पे हमारी जो परसेंटेज थी इतनी अच्छी थी कि हम कोई ना कोई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेंगे, ठीक है। हमको rather than giving time in अग्रवाल कॉलेज और डीएवी कॉलेज और नेहरू कॉलेज, वी शुड गो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी और वहां पर हमें कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए। वहां पे हमें एजुकेशन लेना चाहिए। 12वीं के बाद बहुत स्ट्रीम्स हैं, आपको दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी का भी एक मौका मिलेगा, आप दिल्ली लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ कर सकते हैं। अरे आप जो आप नाम सुनते हैं, अरुण जेटली, फलाना फलाना, निर्मला सीतारामन, ये सब उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। अरे शर्म करो, बिहार से आके लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, ये शर्म करने वाली बात है। और हम अपने दिल्ली के बगल में रह के, इसको बोलते हैं ना चिराग तले अंधेरा है हमारे जीवन में ना, और जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे अनपढ़ माता पिता या हमारी अनपढ़ सोसाइटी या हमारे अनपढ़ टीचर, कोई गाइडेंस नहीं, हमारी अनपढ़ जो है जिसको बोलते हैं ना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हरियाणा से कोई एफिलिएशन नहीं होना, दिल्ली से भी हम एफिलिएशन नहीं रख पाते, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और जबकि हमारे साथ एक तरह से आप मान लीजिए पॉलिटिकल गेम है, धोखा है। हमारा एफिलिएशन दिल्ली से होना चाहिए, ना कि हरियाणा से। देखो अगर हमें हरियाणा से एफिलिएट करके हमें दिल्ली से काट दिया जाता है, जबकि हमें बेनिफिट दिल्ली से मिलना है, ना कि हरियाणा से मिलना है। ये मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से या आपके इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, नो एफिलिएशन विद हरियाणा गवर्नमेंट। आपको एफिलिएशन भी करना है तो दिल्ली से करना है, स्कूलिंग भी करनी है दिल्ली से करिए, आपको सब कुछ एक्सपीरियंस दिल्ली से करोगे तो आप दिल्ली जैसा ही बनोगे। हरियाणा से करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्वालिटी में बहुत ज्यादा अंतर है, आप ये स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं। आपके अप्रोच में अंतर है, क्वालिटी में। देखो एक अप्रोच है दिल्ली अप्रोच क्या है? दिल्ली अप्रोच है कंपटीशन, ठीक है। दिल्ली अप्रोच का मतलब, आपके अप्रोच क्या है कि आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। दिल्ली अप्रोच का मतलब है बिहार से लोग आ रहा है, तमिलनाडु से लोग हैं, केरल से लोग हैं, अरे भाई जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, ऑल ओवर कंट्री से लोग बैठ के वहां पढ़ते हैं। और हम जो दिल्ली के बगल में होकर कभी दिल्ली के बारे में नहीं सोचते, माता पिता को लगता है कि दिल्ली चला जाएगा तो क्या करोगे, ठीक है। अरे अब जाके तो करने वाला तो फिर जो है अग्रवाल कॉलेज में भी गुंडई करेगा, डीएवी में तो बहुत बड़ी गुंडई करेगा, हम तो गधों से घेरे हुए हैं ना। स्कोप कम है यहाँ पे, बिल्कुल स्कोप जीरो है, कम नहीं, जीरो, आई से जीरो। जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है ना वो अग्रवाल कॉलेज जाता है, जिसकी बुद्धि काम नहीं करती वो डीएवी में जाता है, और जो किसी काम के नहीं होते वो नेहरू कॉलेज जाते हैं। हम जैसे लोग। अच्छा, तो क्या मतलब वो बदलाव कहाँ से आया कि हाँ जब आपको गाइडेंस ही नहीं थी, आपने नेहरू कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया? अब ये तो हो गया आपकी मेहनत, जो अभी तक आपने देखा, ये क्या है? ये आपकी मेहनत है। आप सोसाइटी से भी लड़े हो, आप समाज से भी लड़े हो, आप अनपढ़ता से भी लड़े, टीचर की कमी से भी आपने लड़ाई कर ली, बट
अब लड़ाई के बाद एक चीज होती है डेस्टिनी, ठीक है, संघर्ष के बाद आपकी डेस्टिनी आती है। अगर आपकी डेस्टिनी आपके पास है फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब देखो ये कैसी डेस्टिनी बनती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दो एग्जांपल दूंगा, दो नहीं बल्कि 3 एग्जांपल, ओके, है ना। पहला एग्जांपल दूंगा हमारे कैप्टन साहब का, गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मेरा क्लासमेट है, मेरा साथी है, तो उसका एग्जांपल देना बनता है। ही वाज ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो उसने 12वीं के बाद क्या हुआ कि टेक्निकल एंट्री से उसको जाना था, तो वो संघर्षशील था, मेहनत करता था, ब्रिलियंट था, यहाँ तक तो ठीक था, बट उसकी डेस्टिनी अब कहाँ से शुरू हुई, देखो डेस्टिनी ऐसे शुरू होती है। तो उसको 12वीं में उसने टेक्निकल एंट्री से जाना था, तो उसने आर्मी का एक फॉर्म भर दिया, और गॉड ग्रेस क्योंकि अच्छी बुद्धि थी, वो सिलेक्शन हो गया उसका कांस्टेबलरी में। तो जैसे उसका कांस्टेबलरी में सिलेक्शन हो गया, तो बुद्धि को और मेहनत को कोई नहीं हरा सकता, आपको डेस्टिनी होनी चाहिए आपके पास। तो डेस्टिनी उसके पास क्या हो गई कि अब जो है डेस्टिनी के लिए वहां उसने लेफ्टिनेंट के लिए अप्लाई किया, और वहां उसकी ट्रेनिंग वगैरह हुई, आर्मी वाले अपने लड़कों को कराते हैं, अच्छे से उसने ट्रेनिंग की, सक्सेसफुल हो गया, लेफ्टिनेंट बन गया, गांव का नाम रोशन किया, है ना। ये फर्स्ट केस हो गया। बट इसकी देखो, अप टू द रैंक ऑफ कैप्टन पहुंचने के लिए आपको 2 चीजों का प्राइमरीली बहुत जरूरत होती है। पहली चीज होती है आपके पास आपका डेडिकेशन होना चाहिए। डेडिकेशन फॉर व्हाट? डेडिकेशन फॉर एजुकेशन, फॉर एजुकेशन, और चाहे वो आप कैसे भी लो, भाई आपके सोर्स बंद हो गए, सोर्स खाली बाकी साइड स्टूडेंट्स के लिए नहीं हुए, वो हमारे लिए भी बंद थे, बट आपको ढूंढना है, यू हैव टू सीक योर सोर्सेस, उसी को तो मेहनत बोलते हैं। और फिर मेहनत क्या होती है? मेहनत तो फिर कुछ नहीं हुई, आपको अपने सोर्स ढूंढने पड़ते हैं। तो उसने सोर्स ढूंढा, वो मोहना गया, मोहना से पढ़ाई की, फिर उसने एक और सोर्स ढूंढा, फॉर्म भरा, फॉर्म में तैयारी की, उसका एग्जाम दिया, पास हुआ, फिर 4 साल 3 साल 5 साल के लिए उसने एज ए कांस्टेबलरी जॉब की, फिर उसने वहां पर भी अपनी मेहनत नहीं छोड़ी, वो करता रहा, लेफ्टिनेंट बना। तो लेफ्टिनेंट बनना ये आउटपुट बाद का है, उससे पहले जो प्री रिक्विजिट है, तो पहली रिक्विजिट है आपकी कि आपको मेहनत करनी है और डेडिकेशन रखना है, ये पहला रिक्वायरमेंट है, एक मेहनत, एक डेडिकेशन। दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी डेस्टिनी और विश्वास, ठीक है, आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं यार एक दिन वहां पहुंचूंगा। जब आप ये विश्वास करोगे तभी आपकी डेस्टिनी बनेगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मेरी डेस्टिनी क्या है। राइट। तो मैं चाहूंगा कि हर स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि भाई मेरी ये डेस्टिनी हो सकती है, मुझे प्रयास करना है। तो मैं आपके माध्यम से अपने गांव के लोगों के लिए मैं बताऊंगा, मैं चाहता हूँ कि ये तुम गांव के लोगों को इंटरव्यू जब ले रहे हो, तो क्योंकि मैं मेरे पास इतना टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, 5-7 दिन की छुट्टी मिलती है, तो मैं उतना लोगों से मिंगल नहीं हो पाता हूँ, और मैं पहले से भी थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप नेचर है मेरा, तो मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिंगल भी नहीं हो पाता हूँ जब तक कि लोग मेरे पास सामने नहीं आते। और उस 5-7 दिन की छुट्टी में क्या होता है कि मुझे सोना होता है, मैं बहुत सोने का भी आदी हूँ, तो मैं सोता हूँ और सो के मैं रिफ्रेश फील करता हूँ, क्योंकि यहाँ 24 घंटे की जॉब में आप जब रहते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है। घर जाने के बाद रिश्तेदारियों में भी जाना होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट्स को ड्रीम लेना है। ड्रीम फॉर व्हाट? ड्रीम फॉर योर डेस्टिनी। आपको दिमाग में रखना है कि भाई मैं, भगवान करे मैं एक दिन ऐसा आदमी बनूं। ट्राई फॉर दैट। और जब वो ड्रीम आप लोगे और जब वो मेहनत आप लेफ्टिनेंट साहब वाली करोगे, तो एक दिन आप लेफ्टिनेंट जरूर बनोगे, मेरा ठीक है। अब मैं दूसरा केस स्टडी आपको बताता हूँ। दूसरे मेरे मित्र हैं मुकेश, बहुत अच्छे कलाकार हैं, टीवी कलाकार हैं। अब देखिए, हमारे पास ये सब कंस्ट्रेंट थे, उसके पास भी यही कंस्ट्रेंट था। उसके पास 2 और कंस्ट्रेंट आए कि 10वीं आर्मी में क्या हुआ कि उसके माता पिता दोनों ही नहीं रहे। अच्छा, ठीक है। तो अब आप बताइए कि जिस आदमी के पास ना तो टीचर है, ना माता है, ना पिता है, ठीक है, वो जीवन में नितांत अकेला है। और छायसा गांव ऐसा है जो किसी भी जो है कोई अवेयरनेस ही नहीं है, आप कोई गाइडेंस ही नहीं दे सकते किसी को। अगर वहां छोटा सा भी कोई काम करता है ना, लोग मान लो योग भी कराता है, तो उसमें भी पॉलिटिकल एंगल ढूंढता है, तो जो बहुत
नीचे दर्जे का काम है। मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ मैक्सिमम टाइम में अपने गांव वालों से, इसलिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि वो अपना गांव की पॉलिटिक्स, मोहल्ले की पॉलिटिक्स, इवन घर की पॉलिटिक्स से नहीं निकल पाते हैं। आई हेट दीज ऑल, क्योंकि वो ड्रीम ही नहीं ले पाएंगे, वो वही ड्रीम लेते हैं, है ना। तो अब मुकेश का देखो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उसको कभी किसी के सामने रखा ही नहीं किसी ने, बट वो इतना बड़ा एग्जाम्पल है, वो मेरे लिए काम करता है कि भाई जिसका माता पिता नहीं है, टीचर नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, और ऐसी कंडीशन में इतने शराबियों से भरे हुए गांव में वो अपने आप को स्टैब्लिश करता है, अपना घर चलाता है, अपना नाम करता है। इट्स पार एक्सीलेंस। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ आप सोचते हो कि भाई मुझे ये करना, उसने सोचा कि भाई मुझे थिएटर की फील्ड में, हाँ, क्योंकि साइंस में तो देखो हम भी नहीं जा पाए, अगर साइंस की आप बात करो तो हम भी नहीं जा पाए क्योंकि कोई गाइडेंस थी नहीं, है ना। तो वो जाता कैसे, और वो मुझे पूरा भरोसा है कि वो आईआईटी में अगर बैठता है, प्रॉपर गाइडेंस होती तो वो टॉप करता। ठीक है, बट ठीक है, उसने, हमने भी सोचा कि भाई हम ये नहीं कर पाए तो हम कुछ और जरूर करेंगे। तो उसने भी सोचा कि भाई मैं ये नहीं कर पाया तो मैं थिएटर की फील्ड में जाऊंगा। वहां उसको क्या था, एक ग्रुप मिलता था, उसको एक मेंटल पीस भी था, क्योंकि उसे घर में कोई था नहीं। थिएटर की फील्ड में क्या, उसको ग्रुप ऑफ पीपल मिलते थे, उनके साथ इंटरेक्शन होता था, तो उसका समय खपता था, है ना। एक गाना भी है कि तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, घड़ी दो घड़ी के लिए मेरा गम कहाँ जाता है। तो ये एक मतलब उसके पीछे एक साइकोलॉजी काम कर रही थी। वो आपको कभी नहीं बताएगा इस बात को, आप उससे पूछोगे तो, क्योंकि बहुत हार्ड है वो, उसका नेचर बहुत हार्ड हो गया है, बट ही इज थॉरो ब्रिलियंट गाय, थॉरो डेडिकेटेड है, बहुत ही अच्छा लड़का है। और उसने जो मेहनत की है वो मैं ही जान सकता हूँ, या उसके साथ जो पढ़े हैं वो ही जान सकते हैं, बाकी नहीं जान सकते। अब तीसरा एग्जाम्पल आप मेरा ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ कि मैं ग्रेजुएशन में था, बाय हार्ट मैं ग्रेजुएशन करने के लिए चला गया, दोस्त बिछड़ गए, मुकेश भी मुझसे बिछड़ चुका था, और सतपाल भी जा चुका था, मैं अकेला ही रह गया था, जिसको आगे अपने गांव की जिम्मेदारी आगे लेके जाना। अब ये तो गांव की जिम्मेदारी तो बाद में आती, पहले अपनी लेके जाओ, ये सबसे बड़ा बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, अपने लिए करोगे तो गांव का अपने आप नाम होगा, तो ऑटोमेटिक होता है। बिल्कुल, तो गांव का तो कोई दिमाग में रखता ही नहीं, क्योंकि वो तो बड़ी यंग एज होती है, उसमें क्या सोचना है, वो अपने लिए बहुत सोच ले, वो बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। तो फिर क्या हुआ, देखो आपके लिए रास्ता खुलते हैं, अगर आप कुछ सोचते हो ना, मेहनत आप करते हो, आप सिंसियर होते हो, लाइफ में डेडिकेटेड होते हो, तो आपके लिए रास्ते तैयार होते हैं। भगवान कोई ना कोई डेस्टिनी आपके लिए रेडी करके रखता है। आपको मैं बताऊं, जब मैं फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन में गया था तो एकदम माहौल चेंज था, मेरा परसेंटेज भी बहुत कम आया था, क्योंकि टीचर नहीं थे। कंप्यूटर में मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया था, कंप्यूटर में मेरा मन नहीं लगता था। एक्चुअल में मेरा मन जो था मैथमेटिक्स पढ़ने का था बेसिकली। अच्छा। और साइंस मुझे पढ़ना था, एक्चुअली मुझे फिजिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था, मुझे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था। एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, बट वो कभी हो नहीं पाया। अच्छा, है ना, ठीक है। तो उसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, नहीं हो पाया। उसका एक फ्रस्ट्रेशन अलग काम करता है, बट आपको डेडिकेशन रखना होता है, सिंसियरिटी रखनी होती है। उस टाइम पे मुझे एक टीचर मिले, जयवीर सिंह करके, हालांकि मेरा उनसे कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं था। बस आपकी डेस्टिनी जब चेंज होनी होती है ना, तब आपको एक भगवान एक आदमी देता है कि भाई इसके माध्यम से आपको डेस्टिनी चेंज करना है। आपके कॉलेज में ही वो टीचर थे? हाँ, वो कॉलेज में थे, फिजिक्स के टीचर थे। और उस टाइम पे मैंने एनडीए का एग्जाम देना था, मुझे एनडीए में अपीयर होना था। अच्छा। तो एनडीए का जब मैं एग्जाम दे के आया तो एक्चुअल में मेरा वो एग्जाम बहुत वर्स्ट गया, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या कर गया, क्योंकि हमारी तो तैयारी थी नहीं, कोई बेस ही नहीं था। मैथमेटिक्स बहुत पूछते हैं एनडीए में, मैथमेटिक्स 0 था, कितना भी आपको प्रयास कर लो नहीं कर पाओगे अगर आप शुरू से फॉलो नहीं है ना। तो फिर मैंने सर से, मुझे क्वेश्चन मैंने सर को दिया कि सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है एनडीए में, कैसे करेंगे, ये तो डेली नहीं हो पाते हैं। तो टीचर बड़ा कंफ्यूज, क्योंकि टीचर से ही नहीं हो पा रहे थे। अच्छा। बट वो बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने कहा ये टेस्ट पेपर मुझे दो और घर से करके लाऊंगा। तो देखिए, आप कॉलेज का एक लेक्चरर है जो आपको जानता भी नहीं है, आप सिर्फ उससे क्यूरियोसिटी बेस्ड आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपका पेपर घर लेके जाता है, अगले दिन वो आता है, वो मुझे बताता है कि इसको ऐसे सोल्व करना है। उस दिन से मेरी उससे इंटरेक्शन शुरू हो जाती
ठीक है। सेकंड ईयर में मेरा क्या था कि मैंने बहुत अच्छा एक्सीलेंस, क्योंकि उसमें एजुकेशन में भी किया था, फिर मैंने कल्चरल एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा किया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी कॉलेज में एक्सीलेंट रहा। ओवरऑल परफॉर्मेंस के बाद मुझे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज भी अवार्ड दिया गया और यूनिवर्सिटी कलर से भी नवाजा गया। नंबर ऑफ अचीवमेंट्स वाज देयर एट दैट टाइम, क्योंकि आपको एक मौका मिला अपने आप को एक्सप्लोर करने का। वहाँ टीचर थे, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेजों में टीचर नहीं होते, बट वो टीचर सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, अदरवाइज उनका आप उपभोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत रेयरेस्ट ही आपको अपीयरेंस देते हैं। हमने वो सारी अपॉर्चुनिटीज छीनी टीचरों से। वहां पर बहुत एक पार्टिकुलर कास्ट के लोगों का कब्जा था नेहरू कॉलेज में, एक पार्टिकुलर गांव का लोगों का कब्जा था कि भाई नहीं मेरा ही कब्जा है। वो दादागिरी वहां पर चलती थी, चाहे वो कल्चरल विंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स विंग हो। हर विंग में, तो पढ़ने में तो वो तेज होते ही नहीं, जो दादा होंगे गुंडे होंगे क्या तेज होंगे। और मैं और मुकेश, लेटर ऑन मुकेश वॉज एडिट, क्योंकि वो एक साल बाद फिर मेरे पास शामिल हो गया। उसने आर्ट से नेहरू कॉलेज ज्वाइन किया, तो हम लोग दोनों का फिर से एक संगम शुरू हुआ और हमने शुरू किया फिर वहां से संघर्ष करना, है ना। तो फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने उस पार्टिकुलर गांव के लोगों को, उस पार्टिकुलर कास्ट के लोगों को बीट करना शुरू किया, हर लेवल पे बीट किया। उनको एजुकेशन में बीट किया, उनको स्पोर्ट्स में बीट किया, उनको हमने कल्चरल में बीट किया। और उसके बाद क्या है कि हम लोगों का नाम होना शुरू हुआ। जैसे बोलते हैं ना कॉलेज में एक नाम हो गया, बट अच्छे लोगों में नाम, ऐसा नहीं कि हमने गंदगी में नाम नहीं किया, अच्छे लोगों में नाम। आज भी आप मेरा नाम भी बोर्ड पे देख सकते हो, कॉलेज के, कॉलेज कलर्स के में आप बेस्ट स्टूडेंट में मुकेश लेटर ऑन मेरे बाद वो भी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज घोषित हुआ। उसकी अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा थी, हमारी बहुत ज्यादा थी। वो जो टीचर जो आया हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी, लेटर ऑन क्या हुआ कि उस टीचर की वजह से हमें मौका मिला एक अफसर से मिलने का, जो कि हमारी कॉलेज की एक मैडम थी, रेवत मैडम बहल थी। उनका एक लड़का था जो IRS सिलेक्ट हुआ था रेवेन्यू सर्विसेज में IAS के थ्रू। अच्छा। तो वो टीचर की देखो महानता इतनी कि वो बिना मुझे जाने हुए, बट मेरी क्यूरियोसिटी को जानते थे कि मैं चाहता था, सर से मैं बात करता रहता था कि सर मुझे ब्यूरोक्रेट बनना है, मुझे बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेट बनना है, मुझे IAS ही करना है। मुझे मैंने ठीक है कॉलेज में नाटक नौटंकी बहुत की है, गाना बजाना बहुत हुआ है, बट मैं वहां उस लाइन में नहीं जाना चाहता, मैं IAS बनना चाहता हूँ। तो सर ने क्या किया, एक जो अच्छा काम उन्होंने मुझे किया, उन्होंने अपने कॉलेज की बात बताई, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात बताई। ही वाज एलुमनी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो मेरे टीचर थे जसवीर सिंह साहब, जयवीर साहब। तो उन्होंने मुझे दिल्ली, तभी मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहिए लोगों को, वहां एजुकेशन लेनी चाहिए। और फिर उन्होंने मुझे रेवत बहल से मिलवाया, जो IRS थे उस टाइम के। रेवत बहल से मिलने के बाद मुझे लगा कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा और डेडिकेशन और मेहनत चाहिए और प्यार चाहिए। और उस सब में देखो योगदान, जब आप सबकी बात कर लेते हैं, आप टीचर की भी बात कर लो, आप समाज की भी बात कर लो, आप सबकी बात करने के बाद ना आपको एक ही बात जो सबसे अच्छी करनी चाहिए, वो योगदान जो सबसे बड़ा होता है, सबके अलावा एक योगदान होता है, तो वो माता का होता है। तो उसके बाद माता का जो सबसे बड़ा योगदान था, कॉन्फिडेंस कि मेरा बच्चा कुछ कर सकता है। देखो ये कॉन्फिडेंस हर माता को अपने बच्चे को देना चाहिए, और मेरी माताजी ने मुझे दिया। उन्होंने मुझे, वो हमारे पिताजी से भी लड़ती रहती थी, आप जानते हैं पिताजी का व्यवहार बड़ा ठीक नहीं था, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, बट हमारी माताजी का एक भरोसा था कि भाई मेरा बच्चा कुछ कर सकता है, क्योंकि वो बचपन से मुझे जानती थी, मेरी आदतों को जानती थी। और मैंने माताजी से बोला कि माताजी ग्रेजुएशन हो गई है, अब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि मैं आगे कैसे करूंगा, अंधकार था जीवन में। ग्रेजुएशन के बाद यही नहीं समझ में आ रहा था करना क्या है, जॉब हाथ में थी नहीं, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा घर की भी, क्योंकि बड़ा सदस्य था, शादी बच्चों की, अपनी मुझसे छोटे भी थे, घर का काम भी करना है, अपना भी करना है, मैंने तो अपना ही फोकस जरूरी है। तो एकदम अंधकार था। MSc के लिए जाए तो एडमिशन नहीं हो, कहाँ जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन टीचरों ने मुझे उस आदमी से मिलाया, उस रेवत बहल से। वो बहुत अच्छे मेंटोर बन के मेरी जिंदगी में आए,
और फिर उसके बाद माताजी ने मुझे भरोसा दिया कि नहीं, आई एम विद यू, क्योंकि आपको जब कोचिंग के लिए जाना है, आज तक आप कभी गए नहीं, पैसा आपके पास है ही नहीं, घर में भी नहीं है पैसा, तो अब जब पैसा नहीं है, आप जान रहे हैं, आप घर के बड़े सदस्य, आप जान रहे होते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, बट आपको जब कॉन्फिडेंस मिलता है ना, माँ का कॉन्फिडेंस, नहीं तुम्हें पैसे की चिंता नहीं करनी है, मैं बैठी हूँ तुम्हारे पीछे, मैं साथ हूँ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं, चाहे मैं कहीं से लेके आऊं पर तुम्हारे पीछे खर्च करूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस माता जी ने जो दिया, वो कॉन्फिडेंस मुझको जो है IAS की अकेडमी तक लेके गया। वहां भी पैसे का कंस्ट्रेंट था, क्योंकि मैं भी जान रहा था पैसा है ही नहीं, तो माता जी ने मुझे बोला कि भाई मेरे पास इतना अमाउंट है, बहुत थोड़ा अमाउंट था, कोचिंग के लिहाज से वो कुछ भी नहीं था। ये उस टाइम पे राउस एक कोचिंग थी, और उस टाइम पे एक वाजीराव की एक कोचिंग चलती थी दिल्ली में। अब उनके जो खर्चे थे वो 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा थे, ठीक है, और रहने का खर्चा आपको मिनिमम 3 से 4 हजार रुपए उस टाइम पे चाहिए था जब हम कोचिंग के लिए जा रहे थे, हर मंथ। तो 1.5 लाख एक, और हर महीने 4 हजार का एक। किसी भी कंडीशन में हमारी जो है घर की हालत ऐसी नहीं थी कि आपको 50 हजार रुपए भी टाइम पे मिल जाए, ठीक है, और ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी कि आपको 3 हजार, कहाँ आपको एक सप्ताह में 20 रुपए मिलते थे नेहरू कॉलेज जाने के लिए, 20 रुपए बट एक वीक के लिए, ठीक है, उसमें भी हम 2 रुपए कहीं बचाते थे, 3 रुपए कहीं बचाते थे, कभी कंडक्टरों से लड़ना, कभी छुप के छत पे बैठना, कभी फ्री में भागना, मतलब 100 तरह के ड्रामे, संघर्ष की वो कभी आराम से बैठ के मिलेंगे, इंटरव्यू पे नहीं बताई जा सकती वो सारी बातें। तो उन्होंने जब मुझे कॉन्फिडेंस दिया, कहीं से वो लेके आई मेरे पास, मुझे 30-35 हजार रुपए दिए उन्होंने, तो ये भाई मेरी तरफ से ये होगा। तो मैंने कहा भाई इससे तो कुछ नहीं होगा, दिल्ली में जान को आ जाएगी, दिल्ली की कोचिंग है तो उन्होंने बोला कि भाई अब मैं तो इतना ही कर सकती हूँ, और अभी अब तू जाने, अब तुम्हारा काम जाने, बट मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार मैं दिल्ली में घूमा, बहुत धूप थी उस टाइम पे, जून का महीना था, ग्रेजुएशन के एग्जाम हो चुके थे, बहुत दिक्कत थी उस टाइम पे, बट समहाउ आपको डेस्टिनी आपकी लेके जाती है। कोचिंग सेंटर जो कि बहुत निकृष्ट क्वालिटी का था, उसमें मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि पढ़ना मुझे ही था, वहां भी मुझे क्वालिटेटिव नहीं मिला चीज, बट बहरहाल लास्ट में IAS के मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, मैंने IAS का एग्जाम दिया, प्रिलिमिनरी क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक गया, फिर इसी बीच में ये जॉब भी मुझे कहीं से मिल गई। तो बहरहाल जो लास्ट तक जाना था वहां नहीं जा पाए, ये बीच में हमें मिल गई, तो ये हमने फिर बाद में मजबूरी थी कि उसको ज्वाइन करना था, बाद में मैंने अटेम्प्ट भी नहीं दिए, शादी हो गई, फिर मौका ही नहीं मिला अच्छे से प्रिपरेशन करने का। तो ये छोटी सी जिंदगी आपके सामने हमने खोल के रखी है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने इतनी सारी चीजें शेयर करी हैं, स्पेशली वो जब स्ट्रगल करते हुए और ये पता है कि सामने आगे क्या होगा कुछ नहीं है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, प्रेजेंट कंडीशंस को देखते तो आगे पता चलता कि बहुत अच्छा हो ही नहीं सकता है, मतलब चांसेस नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास बनाए रखना, या कैसे आपने किया, आपके जो 2 फ्रेंड हैं उनके एग्जाम्पल हैं, ये सच में लोगों के लिए सीखने वाले हैं। अच्छा, एक अगला मेरा कुछ सवाल आपसे ये है कि कोई ऐसा टाइम, ऐसा फेलियर जहां आपको लगा हो कि ये गया तो अब तो सब कुछ चला गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कभी लाइफ में आया है? शुरू से लेकर आखिर तक, शुरू से लेके आखिर तक हमेशा यही होता रहा। अच्छा, ऐसा हमें कभी लगा ही नहीं कि हम बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं। अरे जब आप 6th क्लास में जाते हैं, आपको अच्छे टीचर चाहिए होते हैं, आपको एकेडमिक्स, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो आपको पता रहता है कि कौन टीचर अच्छा है, कौन अच्छा पढ़ा सकता है। तो वहां भी हमें कभी कोई क्वालिटेटिव अच्छा नहीं मिला। फिर हमको नवोदय विद्यालय में भी जाना था, तो वहां भी हम नहीं कर पाए। फिर हमको आगे भी बढ़ना था, 10वीं 11वीं के बाद भी फिर से ड्रॉबैक, अंधकार। देखो, थॉरो लाइफ 6 से लेके ग्रेजुएशन के लास्ट तक हमारे जीवन में निरा अंधकार था। हमें कुछ नहीं पता हमें क्या करना था, बस एक भरोसा था कि हम अच्छा कर सकते हैं और हमें अच्छा बनना है।
ठीक है। अब हम इसी बीच में आप देखिए 6 से लेके ग्रेजुएशन तक बहुत बड़ा पीरियड होता है, उसी में दुनिया बनती भी है, उसमें लोग बिगड़ते भी हैं, उसमें लोग गुंडा भी बन जाते हैं, उसमें लोग शराबी भी हो जाते हैं, बट उसी में आपको भरोसा भी रखना है कि आप अच्छा कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा, यही मेरा मैसेज अपने गांव के लिए, लोगों के लिए, बच्चों के लिए, घबराना नहीं। एजुकेशन नहीं मिल रही कोई बात नहीं, बट दिमाग में रखो कि मुझे अच्छा करना है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, सक्सेस की जब आप बात करते हैं तो सक्सेस की डेफिनेशन क्या है आपके लिए, क्या समझते हैं, क्या सक्सेस है? देखो, सक्सेस तो वही है जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता हो, ठीक है। और सक्सेस वैसी भी होनी चाहिए जो समाज के द्वारा स्वीकृत हो। सेटिस्फेक्शन तो आपको शराब पीने में भी मिल सकता है, बहुत से गाँव छायसा में लोग शराब भी बहुत पीते हैं, ठीक है। गुंडे होने में भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, बट वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। सक्सेस वही है जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है और समाज उसको अप्रूव करता है। आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से अभी? अब मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए। मैं पुलिस में कमांडेंट के पद पर हूँ, मेरा एक क्लासमेट है वो कैप्टन के पद पे है, मेरा एक और क्लासमेट है वो बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट है, सबकी फील्ड अलग अलग है, बट सक्सेस में उनको वहां सेटिस्फेक्शन है। तो सेटिस्फेक्शन आपको होना चाहिए और समाज के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, तो वही आपकी सक्सेस है। बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, स्पिरिचुअलिटी की हम बात करते हैं, राइट? समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों को हम देखते हैं जो स्पिरिचुअल बातें करते हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी से क्या समझते हैं? क्या आपने इसका कभी अपने जीवन में फायदा लिया है? क्या आप मैसेज देंगे लोगों को स्पिरिचुअलिटी के में जाने के लिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी इतना बड़ा हथियार आपके फोरफादर्स आपको छोड़ के गए हैं, जिसको आप विश्वास बोलते हैं ना, विश्वास, वो विश्वास क्या है? वो स्पिरिचुअलिटी से ही विश्वास आपके अंदर आता है। और ये देखो 10,000 20,000 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी का एक विकास किया, विश्वास का एक विकास किया। उन्होंने एक ब्रह्मा दिया हमें, ब्रह्मा क्या है? विश्वास दिया हमें। उन्होंने विष्णु दिए हमें, वो क्या है? विश्वास दिया हमें। उन्होंने शंकर दिए हमें, भोलेनाथ दिए हमें, वो क्या है? विश्वास है। माँ लक्ष्मी दी, वो क्या है? विश्वास दिया। राइट राइट। यही स्पिरिचुअलिटी की ताकत है कि आपको विश्वास देता है, आपको सुकून देता है और आपको सही करने की सलाह देता है। इसलिए धर्म सर्वोपरि है, आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई जी। और लास्ट क्वेश्चन, अब से आगे देखो, आगे भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी हैं, राइट? या लाइफ में कोई विजन देखते हैं आप अपनी लाइफ के लिए, या जो सोचते थे कि अचीव करना था वो अचीव कर लिया? देख तो रहा हूं पर अभी रिवील नहीं करूंगा। अच्छा सही समय पर ले। आदमी को बहते हुए पानी की तरह रहना चाहिए। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बाकी लोगों को भी बताना चाहता हूँ, किसी भी आदमी को बहते हुए पानी की तरह रहना चाहिए। कल कल करते हुए हर पत्थर को छूना है, हर जगह को छूना है, हर पानी को छूना है, हर तट को छूना है और हर जन जन तक पहुंचना है। और हमेशा एक आपका अचीवमेंट हो गया तो दूसरा। लाइफ को एक बहते पानी जैसा होना चाहिए, आपको एक बहते पानी जैसा होना चाहिए। मतलब आपको जितनी चीज़ों को सीख सकते हैं आपको सीखना चाहिए। हाँ, जब हम शुरुआती तौर में अपने करियर को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें एक चॉइस बनानी होती है जहाँ अपने सारे एफर्ट लगाते हैं। जैसे मैंने साइकोलॉजी में, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में लगाता है, कोई ऑफिसर बनने में लगाता है, कोई लॉयर बनने में लगाता है। तो एक चॉइस हम बनाते हैं, वहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, उनको समझते हैं, जानते हैं, वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पे अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब लाइफ में और कुछ नहीं है। तो रवि भाई जी आपको यही बता रहे हैं कि बहते पानी की तरह, मतलब अभी तो आपको बहते जाना है, आपको और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। इसका मतलब ये है आपको जितनी चीज़ें, जितनी दुनिया को आप जान सकते हैं, जितनी डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर करना है। तो इसका मतलब यही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।